हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12th। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट की। बच्चों थोड़ा सा मैं इसमें आपको जो है बताना चाहूँगा कि पिछले लेक्चर में हमने जो है बाय मिस्टेक जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो है एक फर्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर दिया था। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ पहले इसको पूरा सा आप समझें, और जब ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो देन फिर जो सेकंड चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट आप उस वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, ये क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमको रिक्वायर होती है प्राइमरी तौर पे, उन सारी बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें से सबसे पहले हमको आवश्यकता होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, यानी कि चुम्बकीय फ्लक्स की। तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला अर्थात विमी सूत्र क्या है, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड जो है फेराडे नामक साइंटिस्ट ने जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करे, कुछ प्रैक्टिकल करे। तो वो फेराडे ने कौन कौन से प्रैक्टिकल करे और उन प्रैक्टिकल के बेस पर हमको क्या क्या जो है ऑब्जर्वेशन मिले या क्या हमको निष्कर्ष मिला, वो सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स की। बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम को ड्रा कर रखा है। आप दोनों डायग्राम को समझे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों डायग्राम की हेल्प से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यानी कि विद्युत फ्लक्स को समझाया था। वहाँ पे आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा सरफेस है या कोई भी पृष्ठ है तो उससे परपेंडिकुलर कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, लिंक जो उससे होता है। अर्थात किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जो कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसको हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार हम मैग्नेटिक फ्लक्स में भी यही बता सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक पृष्ठ है, सरफेस है, तो उससे परपेंडिकुलर कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है, उनकी क्वांटिटी को हम उस सरफेस से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो हम डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी को शो करा है और उसके अंदर एक सरफेस एस को लिया है। दूसरी पोजीशन में हमने वापस से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में एक सरफेस यहाँ पे ये वाला लिया है। अगर हम दोनों सरफेस को ध्यान से देखें तो हमको क्या डिफरेंस पता चल रहा है। बच्चों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो सरफेस होता है या जो कोइल जिसको हम बोलते लेते हैं, उसकी पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पोजीशन कैसी है। यहाँ पर हम देखें तो हमने कोइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है या सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है थीटा बराबर 0 डिग्री एंगल पे रख रखा है। अब ये थीटा क्या है, तो थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड और जो सरफेस है उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, अर्थात उस पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश होगा, उन दोनों के बीच बनने वाला एंगल होता है। और उसको मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लो ये सरफेस है तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे जो सरफेस हमने बना रखी है तो इससे परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री है। दूसरी सिचुएशन देखें, यहाँ पे सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की ओर है, अर्थात परपेंडिकुलर है इस मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम यूँ कह सकते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री है। अब दोनों में अंतर क्या, जब थीटा 90 होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स उस सरफेस से लिंक ही नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें कोसाइन लगता है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाता है। लेकिन जब थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं, इट मीन्स जो हमारा सरफेस है, जो पृष्ठ है, उसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो जो एरिया वेक्टर होता है वो इसके समांतर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स जो है उस सरफेस से लिंक हो पाता है। अब ये वास्तव में चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अर्थात किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जो कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है उसको हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसको हम फाई बी से इंडिकेट करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा, तो फ्लक्स का फार्मूला होता है एन बी ए कोस थीटा, जिसमें एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न इन कोइल या सरफेस, और
बी का मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या उसका मैग्नीट्यूड, और ए का मतलब होता है सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया, उस सरफेस का जो है एरिया कितना है, या यूं बोले एरिया वेक्टर कितना है। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें थीटा, तो थीटा का मतलब ये होता है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड का कोस वाला एंगल लेना है, कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। जितना एंगल हम चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा उसमें, और जितनी मतलब कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि जैसे ये सरफेस है तो जितनी नंबर ऑफ लाइन जो है इससे परपेंडिकुलर पास होगी सरफेस से, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उस सरफेस से लिंक हो पाएगा। तो आई होप आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है बेसिक समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फार्मूला मैंने राइट करा है, इस फार्मूले को हम आगे भी यूज़ करेंगे बहुत सारे डेरिवेशन में। इसके अलावा इसकी जो ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, उसको हम वेबर में मेजर करते हैं। वेबर एक साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, और इस वेबर को जो है अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो इसको टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है। और यहाँ पे देखो, आप देखो कोस थीटा जो है डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। एन डायमेंशन लेस है, विमाइन राशि, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो बी और ए का मतलब ये है कि बी का मतलब टेस्ला और ए का मतलब मीटर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स की ऐसा यूनिट को हम वेबर के स्थान पे टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी शो कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। अब बात करें डायमेंशनल फार्मूले की, तो डायमेंशनल फार्मूला जो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, ml स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1। यदि आप इसको डेराइव करना चाहते हो तो जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि मैग्नेटिक जो फील्ड इंटेंसिटी है उसकी एसआई यूनिट और आपको एरिया की एसआई यूनिट पता है। इसकी एसआई यूनिट में एक और बता देता हूँ कि न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है, वहाँ से हम उसका डायमेंशन पता कर लें, विमी सूत्र पता कर लें, साथ में मीटर स्क्वायर की पावर के लिए एल की पावर 2 होगी, उसका मल्टीपल कर दें तो हमको जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा, विमी सूत्र मिलेगा बच्चा पार्टी, वो ml स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात। अब हम बात करेंगे कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड जो है फेराडे नामक एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल करे, कुछ एक्सपेरिमेंट करे, और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकले जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेराडे का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या करा। मैंने टाइम सेविंग से सारी चीज़ें राइट कर रखी है, मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वाला जो पोजीशन हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, एक छड़ चुंबक है, और उस बार मैग्नेट के पास में हमने यहाँ पे क्या करा है कि एक ऐसा कोइल बनाया हुआ है, और उस कोइल के नीचे जो है हमने एक गैलोमीटर लगा दिया है करंट के डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए, या कोई उसमें अगर डिफ्लेक्शन होता है, हलचल होती है तो उसको मेजर करने के लिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने यहाँ नीचे लिखा एट रेस्ट नो डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर, अर्थात जब मैग्नेट और कोइल को हम जब रेस्ट में रखते हैं, विराम अवस्था में रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो गैलोमीटर होता है इसके अंदर कोई विक्षेप नहीं होता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। बच्चा पार्टी यहाँ पर हमको ये समझना है कि यहाँ पे जो मोशन हम देखने, अभी तो रेस्ट में था, आगे हम मोशन भी कराने वाले, तो ये जो मोशन होगा ये रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन बोले तो हम उसको बोलते हैं आपेक्षिक गति। जैसे आपने देखा होगा कि आप एक ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं और पास से दूसरी ट्रेन गुजर रही है, तो दोनों ट्रेनों का जो मोशन होता है वो आपस में रिलेटिव होता है, उसको हम बोलते हैं आपेक्षिक गति या रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पर हम मैग्नेट और कोइल के रिलेटिव मोशन के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो फेराडे महोदय ने सबसे पहले ये चीज़ बताई कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट हो, चुंबक हो, और कोई कोइल हो जिसमें गैलोमीटर लगा हुआ हो, और यदि वो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में गैलोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है, अर्थात उसके अंदर कोई करंट नहीं है। ठीक, दूसरी पोजीशन में उन्होंने क्या बताया सेकंड में, कि यदि हम उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर कोइल के तरफ अगर टुवर्ड्स लेके आए, यानी कि उसको मोशन कराएं, कैसे, इस सर्किट को हमने रेस्ट में कर दिया और मैग्नेट को हम इसकी तरफ ला रहे हैं, चुंबक को इसकी तरफ ला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब हम चुंबक को इसके पास लाएंगे तो कोइल के अंदर जो है एक प्रकार का जो है हमने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन पता चला गैलोमीटर के अंदर। तो यहाँ लिखा डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमने देखा कि जो गैलोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन कौन सी साइड में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोइल के अंदर कुछ न कुछ ऐसा ईएमएफ या करंट जनरेट हुआ है
जो इसमें डिफ्लेक्शन बता रहा है गैल्वेनोमीटर के, क्योंकि हमको पता है कि धारामापी या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब होता है, जब सर्किट में करंट होता है। इसका मतलब जब हम इस मैग्नेट को इस कोइल के पास में लाए तो हमने देखा कि यहाँ पर एक प्रकार का करंट इंड्यूस्ड हो गया ईएमएफ की वजह से, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हुआ और उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कब पॉसिबल होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब पॉसिबल होगी, जब ये जो कोइल है इसका इधर वाला फेस एज ए नॉर्थ पोल काम करे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो उसी का अपोज करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। ये लेंज नामक, हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेंज नामक साइंटिस्ट ने ये चीज़ भी डिस्क्राइब करी है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो उसी कोस का अपोज करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मैग्नेट को हम पास ला रहे हैं, तो कोइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, वो इसको पास लेने का विरोध करेगी, अपोज करेगी। और ये कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ पे ये वाला सरफेस नॉर्थ पोल की तरह काम करे, क्योंकि हमको पता है कि जो नॉर्थ में रिपल्शन फोर्स काम करेगा और वो उसको दूर भेजेगा, जबकि हम उसको पास लाना चाह रहे हैं। थर्ड वाली पोजीशन, इसमें हमने क्या करा कि मैग्नेट को अवे कर दिया, अर्थात हम चुंबक को जो है इस परिपथ से दूर ले जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फिर ऑब्जर्व करा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर फिर हमको डिफ्लेक्शन पता चला, अर्थात विक्षेप पता चला। तो ये यहाँ पे उन्होंने ये पता करा कि जो सेकंड पोजीशन थी उसमें जो डिफ्लेक्शन था वो एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन जब हम मैग्नेट को दूर ले गए तो उस कॉइल के अंदर जो डिफ्लेक्शन हुआ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में। तो ये जो करंट या इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ वो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करा। अब ये क्या करेगा, इसको दूर ले जाने का अपोज करेगा, अर्थात उसको दूर जाने से रोकेगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब ये वाला सरफेस एज ए साउथ पोल काम करे, क्योंकि हमको पता है कि नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, वो आकर्षण बल लगता है, वो उसको इधर खींचेगा। तो ये तीन अलग अलग पोजीशन जो है फेराडे नामक साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में करी, और ओवरऑल उन्होंने इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम मैग्नेट और कोइल के बीच में रिलेटिव मोशन करते हैं, आपेक्षिक गति कराते हैं, तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से वहाँ पे एक प्रकार का इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, और ये फेराडे ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में पता करा। तो आगे इस लेक्चर में आगे जो हम बात करेंगे, फेराडे ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो महत्वपूर्ण जो है नियम दिए हैं, जिनमें पहला नियम इस फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा, और दूसरे वाले को हम मैथमेटिकली प्रूव करके बताएंगे। तो फेराडे के पहले एक्सपेरिमेंट में ओवरऑल हमको ये रिजल्ट मिला कि जब हम कोयल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन कराते हैं या किसी भी कोयल से रिलेटेड जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से उसमें प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट बहता है, और वही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को बता रहा है। यदि हम साधारण वे में, सिंपल वे में बात करें, तो जब मैग्नेट को हम पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो आपको पता है कि फ्लक्स कैसे चेंज हुआ। जैसे मान लो मेरे पास ये मैग्नेट है और ये सरफेस है, जब मैं इसको पास में लाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन इस सरफेस से जुड़ पाएगी और गुजरेगी, तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। लेकिन जब दूर ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है थोड़ा अवे हो जाएगा, तो कुछ लाइन इसके बाहर निकल जाएगी और कुछ लाइन अंदर जाएगी, यानी कि फ्लक्स कम हो जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे हम मैग्नेट को दूर ले जाएँ चाहे मैग्नेट को पास लाएँ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स में चेंज होगा और उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि हमारा जो सर्किट है वो चारों तरफ से बंद है, परिपथ जो है वो क्लोज है, तो उसमें एक प्रकार का हमने करंट देखा, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ होगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मैंने यहाँ पे ड्रा कर रखा है, इसको आप देखिए क्या है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। इसमें ये प्राइमरी कोयल है और ये सेकेंडरी कोयल है, मतलब दो अलग अलग कुंडलियाँ हमने ली। एक कोयल को हम देखें तो एक कोयल को हमने स्विच, रियोस्टेट और सेल के साथ कनेक्ट करा है, अर्थात एक बटन लगा दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया जिसका मान हम बदल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तित प्रतिरोध या रियोस्टेट, और एक हमने सेल लगा दिया करंट को पास करने के लिए। अब हमने देखा कि इसके पास में हमने जो सेकेंडरी जो कॉइल है, दूसरी जो कुंडली है, उसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, धारामापी लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि
इसमें कुछ चेंज करेंगे तो इसकी वजह से इसमें चेंज हमको देखने को मिलेगा। तो फेराडे ने क्या करा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में मैंने लिखा है, यहाँ पे राइट करता हूँ कि देखिए व्हेन कीज पास्ड या प्रेस्ड तो गैल्वेनोमीटर गिव्स स्मॉल डिफ्लेक्शन। इट मीन्स जैसे ही हम इस कुंजी को चालू करते हैं, इस स्विच को ऑन करते हैं, इस सेल से करंट पास होता है और करंट पास होने की वजह से पास में जो सेकेंडरी कॉइल रखी है उसके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखा गया, स्मॉल डिफ्लेक्शन देखा गया, एक छोटा सा विक्षेप पाया गया। जबकि हमने करंट किस में फ्लो करा, प्राइमरी कॉइल में। पहली कुंडली में जब हमने विद्युत धारा पास करी तो उसके संपर्क में जो दूसरी कुंडली रखी हुई थी, जो सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ था, उसमें गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन पता चला। दूसरे नंबर पे उन्होंने देखा कि जब की को हम बंद कर देते हैं अर्थात स्विच ऑफ कर देते हैं तो फिर से जो है गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन देता है, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में देता है। यानी कि जो जब हमने स्विच ऑन करा था तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, तो जब हमने स्विच को बंद करा तो इसमें डायरेक्ट जो डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर में वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब ये क्या हुआ कि दोनों ही सिचुएशन में जब हम स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में जो है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये क्या चीज़ शो करता है, तो इससे हमको ये चीज़ समझ में आती है कि जब स्विच को ऑन करो या ऑफ करो, दोनों ही सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है और इस फ्लक्स परिवर्तन की वजह से ही इसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एक ऐसा प्रेरित विद्युत धारा पैदा हो रही है जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप को बता रही है। यानी कि जब हम इनमें रिलेटिव मोशन करा रहे हैं और एक में चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट हमको दूसरे में दिखता है। इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करा है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, व्हेन वैल्यू ऑफ चेंजेस आर एच, यानी कि हम क्या करें, जो रिएस्टेट लगा हुआ है, जो परिवर्तित प्रतिरोध लगा हुआ है, यदि हम इसके मान को बदल के देखें तो इसके मान को बदलने से भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पता चलता है, क्योंकि रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू चेंज होगी और करंट की वैल्यू चेंज होगी तो हमने पढ़ा है कि जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो उसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और उसी से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। तो ओवरऑल चौथे नंबर पे हमने बताया कि व्हेन पी इज मूव्स फ्रॉम द एस, यानी कि अब हम चौथे नंबर पे इस प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल से थोड़ा दूर ले जाते हैं या पास लाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि ऐसा करने पर भी इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। पास लाने पर एक अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ, दूर ले जाने पर एक अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। तो ओवरऑल अगर हम सारी बातों को देखें तो यहाँ पर ये चीज़ समझाई गई है कि जब हम दो कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन कराते हैं, आपेक्षिक गति कराते हैं, तो पहली कॉइल में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट हमको दूसरी में दिखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, पहली कॉइल में चेंज करने से दूसरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है या इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है, उसको जो है उन्होंने कुछ इस फार्मूले से डिस्क्राइब करा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है प्राइमरी कॉइल का, उसका फार्मूला दिया जाता है म्यू नॉट एन आई से। हमने पिछले जो थर्ड यूनिट का जो लेक्चर था वहां पे इस चीज को डिस्कस करा था कि एक प्रकार से ये सोलेनाइड की तरह हमको दिख रहा है, परिनालिका की तरह दिख रही है, और परिनालिका का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। अब हम बात चूंकि प्राइमरी कॉइल की कर रहे हैं तो B के पावर में P लिखा है, तो इसका मतलब म्यू नॉट एन और I कौन सा, जो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हमने IP लिखा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सेकंड वाले का जो है वो फ्लक्स चेंज होगा और उस फ्लक्स को लिखा है फाई एस बराबर बी P इंटू ए। इट मीन्स पहले के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे का फ्लक्स चेंज होगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, ये मैथमेटिकली फार्मूले में हम चेक कर रहे हैं। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर, द्वितीय कुंडली के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है, एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, जिसको हम ES बराबर डी फाई एस अपॉन dt से देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इन सारे कंक्लूजन को ही कंबाइन करके फेराडे ने इसके बाद अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित दो अलग अलग नियम दिए हैं। तो इसको हम
इसके बाद दोनों नियम को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके जितनी चीज़ें मैंने समझाई है, जैसा मैंने जो है बोर्ड पे आपको क्लियर करा है, सारी चीज़ों को आप ऐसा का एज इट इज़ नोट कर ले, ताकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। ओके, आपने राइट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करके आपको समझाने वाला हूँ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाने से पहले आपको इस पूरे जो अभी तक के डेमोन्स्ट्रेशन में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी भी कॉइल या सर्किट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो उस सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोसेस होने का जो फिनोमिना है, प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना है, उसी को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और उसी से रिलेटेड जो है फैराडे नामक साइंटिस्ट ने जो है दो महत्वपूर्ण लॉ दिए हैं, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हम देखें तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करें फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम। अब फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्किट है, तो उस परिपथ से संबंधित जब हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यदि हमारा सर्किट चारों तरफ से बंद है, क्लोज है, तो वहां पर उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और वो जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, उसका प्रेजेंस यानी कि अस्तित्व तभी तक रहता है एज लॉन्ग एज, जब तक हम उसमें चुंबकीय फ्लक्स को चेंज करते हैं। तो फैराडे ने अपने पहले नियम में ये चीज़ स्पष्ट करी कि जब हम किसी भी विद्युत परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो फ्लक्स परिवर्तन की वजह से उस परिपथ के अंदर एक प्रकार का प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। और उस प्रेरित विद्युतवाहक बल का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक हम फ्लक्स को चेंज करते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, अर्थात रेस्ट में कर देंगे, तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गया था वहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ये फर्स्ट लॉ में बोला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो इस बात से रिलेटेड है कि जब आप चेंज करते हो किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रेजेंस तभी तक रहता है, अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक कि हम फ्लक्स को चेंज करते रहते हैं। यानी कि द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ सर्किट एज लॉन्ग द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज लॉन्ग एज फ्लक्स चेंजेस। जब तक हम फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे, उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। और जैसे ही फ्लक्स चेंज बंद हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, प्रेरित विद्युतवाहक बल की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ये फैराडे ने पहले एक्सपेरिमेंट में, अपने पहले लॉ में बोला। और अगर आपको इसका जो है प्रूफ पूछा जाए कि फैराडे के फर्स्ट लॉ को आप प्रूव करो, तो इसके लिए मैंने जो आपको एक्सपेरिमेंट में जो दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके समझाए थे, उनमें से आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट फैराडे फर्स्ट लॉ के लिए आप लिख सकते हो। क्लियर है फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ की। जो फैराडे हमारा सेकंड लॉ है, फैराडे सेकंड लॉ में क्या होगा, फैराडे सेकंड लॉ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैराडेज फर्स्ट सेकंड लॉ में अगर हम बात करें तो उसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस में डी फाई बी अपॉन डी टी। ये फैराडे का सेकंड लॉ है। इसका मतलब जो फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में रिलेशन को लेके दिया गया है, अर्थात प्रेरित विद्युतवाहक बल और जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, इन दोनों को रिलेटेड करके सेकंड लॉ दिया गया है। तो उसमें क्या बोला गया है फैराडे के सेकंड लॉ में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ सर्किट। अर्थात
किसी भी कुंडली में या किसी भी विद्युत परिपथ में जो प्रेरित विद्युतवाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और उसका फार्मूला E बराबर माइनस में d∅b/dt आएगा। इसको हम प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली। तो सेकंड लॉ के स्टेटमेंट को फिर से बता दूं, अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अर्थात किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल उसमें फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यही फेराडे का सेकंड लॉ है। अब फार्मूले के रूप में बोले तो इस तरह का है। अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, सेकंड लॉ का एक्सप्लेनेशन। तो देखिए हमारे पास मान लो कि इनिशियल फ्लक्स φ1 है और आफ्टर सम टाइम जो फ्लक्स है वो कितना हो जाता है, φ2 हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास जो सर्किट है, मान लो उसका जो प्रारंभिक फ्लक्स है वो φ1 है, किंतु कुछ समय पश्चात, मान लो t समय पश्चात, उसका फ्लक्स जो है φ1 से बदल के φ2 हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि देन बाय सेकंड लॉ induced EMF is directly proportional φ2 minus φ1 upon T। It means जो प्रेरित विद्युतवाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के, तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, यानी कि अंतिम फ्लक्स में से प्रारंभिक फ्लक्स को हम माइनस कर लेंगे तो हमको चेंज ऑफ फ्लक्स मिल जाएगा, फ्लक्स परिवर्तन मिल जाएगा। और यदि फ्लक्स परिवर्तन को हम समय से विभाजित कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पता चल जाएगा। तो हमने अभी ऐसा बताया कि मान लो हमारे पास कोई कॉइल या सर्किट है जिसका इनिशियल फ्लक्स φ1 है, आफ्टर सम टाइम t समय पश्चात उसका फ्लक्स φ2 हो गया, तो जो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो φ2 माइनस φ1 होगा। और जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो φ2 माइनस φ1 अपॉन t होगा, और यही उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जो कि उसके प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अब इसको हम सोल्व कर लें तो हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाएगा, E बराबर माइनस में एक कांस्टेंट आएगा, k लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई t। अब आप यहाँ पे एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये नेगेटिव साइन क्या है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो प्रेरित विद्युतवाहक बल होता है, वो अपोज करता है चेंज ऑफ फ्लक्स का, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन का वो विरोध करता है। उस अपोज को शो करने के लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेयर द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अर्थात जो प्रेरित विद्युतवाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर का विरोध करता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और देखें कि सपोज लेट डेल टी टाइम में, मान लो हमारा टाइम इंटरवल जो है t से भी कम है, t से थोड़ा कम समय हो गया या बहुत थोड़ा कम समय की हम बात कर रहे हैं, तो सपोज डेल टी टाइम में जो फ्लक्स चेंज हो रहा वो डेल फाई चेंज हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस में k, और ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल टी। इन ऐसा ही सिस्टम हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसा ही यूनिट में जो k की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो E बराबर हमको मिल जाएगा माइनस में डेल फाई अपॉन डेल टी। फिर से देखिए, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको एक सर्किट लेना है, उसका इनिशियल फ्लक्स मानना है। मान लो इनिशियल फ्लक्स उसका φ1 है, आफ्टर सम टाइम उसका फ्लक्स φ2 जो है t टाइम में हो जाता है, तो जो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो φ2 माइनस φ1 होगा। और फेराडे का दूसरा नियम ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर छोटा ही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, साथ में नेगेटिव साइन लिया है क्योंकि नेगेटिव साइन अपोज को बता रहा है। ऐसा यूनिट में k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मान लो डेल टी टाइम में हमारा जो फ्लक्स है वो डेल फाई चेंज हुआ, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो माइनस में डेल फाई अपॉन डेल टी होगा। ये फेराडे के नियम से हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम ये लेके चलें कि हमारे पास मान लो इसको अगर इस तरह से देखें कि पहले हमने 10 सेकंड की बात करी, यहाँ पे 5 सेकंड की बात करी, अब हम 1 सेकंड की बात करने वाले हैं या 2 सेकंड की बात करने वाले। इट मीन्स टाइम इंटरवल हम शॉर्ट करते जा रहे हैं।
समय को बिल्कुल धीरे धीरे कम लेके हल करना चाह रहे हैं इस समस्या को। तो मान लो हमारे पास बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है, तो आपको पता है कि स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा छोटा समय अंतराल है, तो ऐसी कंडीशन में इसको कैसे राइट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर इस टाइम इंटरवल को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने जा रहे हैं तो उसमें हम लिमिट लगा सकते हैं इसमें कि ई इज इक्वल टू ये माइनस का साइन ऐसा कैसा ही, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। कैसे पढ़ते हैं इसको, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टाइम इंटरवल था, जो पहले उदाहरण के तौर पे 10 सेकंड था, 5 सेकंड हुआ, अब लगभग वो 1 सेकंड या जीरो की ओर अग्रसर है। तो ऐसे शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हो जाएगा माइनस में लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल फाई अपॉन डेल टी। और अगर मैं इस लिमिट को यहाँ पे पुट करूँ तो ये जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो आएगा माइनस में डी फाई, और पाव में भी लिख देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, अपॉन डी टी। दैट इज़ द फाइनल फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर आप मैथमेटिकली इसको अगर थोड़ा सा और अगर इजी करना चाहें तो जो चेंज होता है मैथ्स में, जिसको हम चेंज को शो करते हैं तो डेल्टा से शो करते हैं, और यदि हमारा चेंज बहुत ही छोटा चेंज है, स्मॉल चेंजेस है, तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में। यानी कि जो डी है वो तो सबसे स्मॉलेस्ट चेंजेस होता है, छोटे से छोटा परिवर्तन होता है। तो फिर से देखिए, हमने केवल डेफिनेशन को यूज़ करा है फेराडे के दूसरे नियम को प्रूव करने के लिए कि हमारे पास किसी सर्किट का फ्लक्स φ1 है, आफ्टर सम टाइम φ2 हो जाता है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स φ2 माइनस φ1 हो गया। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ई प्रोपोर्शनल φ2 माइनस φ1 अपॉन टी होगा, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो माइनस साइन के साथ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की एसआई यूनिट में वैल्यू 1 होगी। और टाइम इंटरवल अब डेल टी में डेल फाई हम ले लेंगे कि डेल टी टाइम में डेल फाई चेंज हुआ, तो ये फार्मूला हो गया। यदि टाइम इंटरवल और ज़्यादा छोटा है, स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो जो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो लिमिट में आ जाएगा डेल टी टेंस टू जीरो डेल फाई अपॉन डेल टी, और जब लिमिट को हटाएंगे तो डेल्टा कन्वर्ट हो गया काय में, डी में। तो इस तरह से हमारा जो फेराडे का सेकंड लॉ का था उसका एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हुआ। पूरे लेक्चर को मैं रिव्यू कर देता हूँ एक बार फिर से आपके नॉलेज के लिए कि सबसे पहले हमने यूनिट 4 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो पहले टॉपिक में मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करी, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित जो है फेराडे ने कुछ प्रैक्टिकल करे थे, जो एक्सपेरिमेंट करे थे, दोनों एक्सपेरिमेंट को हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करा। और दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद फिर एक चीज़ सामने निकल के आई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब किसी भी सर्किट से संबंधित, परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट देन इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ सर्किट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए फेराडे ने 2 नियम दिए, पहला और दूसरा। पहले नियम में हमने बात करी फेराडेज फर्स्ट लॉ में कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रेजेंस या तभी तक रहेगा जब तक हम फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। जैसे ही चेंज ऑफ फ्लक्स बंद होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सेकंड लॉ में हमने ये बात डिस्कस करी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन की जो दर होती है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। इसको हमने पहले के लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा एक्सपेरिमेंट है, और दूसरे का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है राइट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये पूरा जो लेक्चर है ये कैसा लगा, इसको जो है आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे फीडबैक अवश्य दें, क्योंकि जो आपका फीडबैक है वो मुझे अच्छे लेक्चर के लिए प्रेरित करता है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू।